उनको बहुत सारे साधुओं ने, संतों ने आशीर्वाद दिया हुआ है शतायु का, जिसके हम विटनेस हैं। क्योंकि साधु संत भी बहुत आते थे और कहते थे वे सिन्हा जी देव पुरुष हैं, और हमें मतलब नहीं पता था। हम देव पुरुष का मतलब तो रामकृष्ण समझते थे। बाद में पता लगा, अभी धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, अभी देव पुरुष किसे कहते हैं। तो हम बचपन में ये सोचते थे क्या देव पुरुष हैं, ऐसे ही तो हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं, जैसे हमारे मामा जी हैं, वैसे ही हैं। ये झूठ बोलते हैं देव पुरुष हैं। हमें वो अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन बाद में लगा कि मतलब डिफरेंट हैं वो सबसे। मित्रों, आप सबके साथ मैं भी लगातार गुरुजी को अलग अलग विषयों के माध्यम से सुनते ही रहते हैं। और गुरुजी जो बातें कहते हैं वो, जिस तरह से हमने पहले भी बात कही, वो गुरुजी की शख्सियत का एक हिस्सा है। वो पूरे गुरुजी उस ज्ञान में नहीं समाते। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी अपने आप में कोई वेद है, अपने आप में कोई पुराण है, अपने आप में कोई श्रुति है, अपने आप में कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, अपने आप में वेदांत का कोई वो चैप्टर है। और इसलिए उनके भी जो अपने जीवन के अलग अलग सोपान हैं, उनके बारे में जानने की भी आप सबको इच्छा रहती है, मुझे बहुत सारी इच्छा रहती है। और हम उन लोगों की बाट जोहते रहते हैं कि जो गुरुजी से मिलने आते हैं, कि उनके अनुभव गुरुजी के विषय में हम भी सुन सकें। तो आज गुरु पर्व का दिन है और वास्तव में ये दिन सार्थक हो जाता है गुरुजी के पास यहाँ पर आकर। और आज गुरुजी से मिलने उनकी बड़ी बिटिया और साथ में और बहुत करीब के रिश्तेदार वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो डॉक्टर मृणालिनी सिन्हा जी, जो कि खुद प्रोफेसर रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं कॉलेज में, तो आज वो यहाँ पर आई। तो हमने उनसे निवेदन किया कि पुत्री के तौर पर जो स्मृतियाँ उनके पास हैं गुरुजी की, तो वो हमें बताएं। मैं डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा की बड़ी बेटी हूँ, मृणालिनी सोमनाथ। और मेरे पिता मेरे को नीरू नाम से बुलाते हैं बचपन से ही, और सभी लोग नीरू नाम से ही ज़्यादा परिचित हूँ मैं। बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा नाम मृणालिनी है। सबसे पहली ऐसा है, जब बहुत ही छोटी रही होंगी तो जैसा कि दादी सुना देती थी भी क्या बिहेवियर रहता था। और जब मैं बड़ी हुई तब तो ये है कि मुझे इतना याद है कि पिताजी आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर पे प्रचारक हुआ करते थे, तो घर में बहुत लोगों का आना जाना होता था। और कई बार ऐसे अवसर आ जाते थे कि दादी घर में नहीं है उस समय पे, और कोई आ गए, उनको खाना खिलाना है, तो पिताजी ने मुझे रोटी बेलनी सिखाई थी कि पूरे चकले की रोटी बेल के उस पे कटोरदान का ढक्कन लगा के गोल गोल रोटियां बनाती थी मैं। और लोग बड़ी तारीफ़ करते थे कि सिन्हा जी आपकी बेटी छोटी सी है, बड़ी गोल गोल रोटियां बनाती है। और उन्हें ये नहीं पता था कि ये ट्रिक किसने बताई। तो इस तरह से बहुत सारे काम सिखाए। घर में हम लोग त्योहारों पे घर में ही मिठाइयाँ बनाते थे, बेसन की बर्फ़ी या बेसन के पापड़, सेवियाँ, कई तरह की गुजिया, बहुत चीज़ें ऐसी जो एक एक चीज़ का हम, इवन नमकीन मसूर की दाल, दाल मोठ जैसे बनाते हैं, वो भी कैसे बनानी है। तो हम हंसते थे भी, आप हलवाई थे क्या पिछले जन्म में? कैसा मानते थे? डर लगता, जैसे आमतौर पे होता है ना, माएँ भी बच्चे को यही कहती है ना, आने दे फिर पापा को बताऊंगी फिर। तो वो वाली इमेज तो थी कि भी जैसे मम्मी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डर एक मन में। लेकिन बहुत कोऑपरेटिव पढ़ाया भी, और पढ़ाने का ऐसा तरीका भी अख्तियार किया कि हम कुछ सीखें। कोई मीनिंग होता था तो हमें डिक्शनरी देखनी इसलिए आ गई कि पिताजी कहते थे अपने आप शब्द ढूंढो, तो हम अपने आप ढूंढते थे, मेहनत करते थे।
तो फ़ायदा ये हुआ कि जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे साथ के और बच्चों को डिक्शनरी देखनी नहीं आती थी, कैटालॉग से किताब ढूंढनी नहीं आती थी, हम फटाफट ढूंढ लेते थे। तो तारीफ़ होती थी सब जगह। पीछे क्या एफर्ट्स थे वो थोड़ी किसी को पता था। जो बहुत सारे लोग गुरुजी के यहाँ पे आते थे, उनमें कौन कौन लोग होते थे? ध्यान भी नहीं दिया। हमारा काम ये था कि भी जो आए हैं उनको पानी सर्व करना है, फिर चाय सर्व करनी है, और अगर कहा जा रहा है तो खाना भी उनको देना है। तो कभी ऐसे नहीं उन लोगों से कभी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं किया। जो हमें पता हो उतना ही मतलब रखा कि मेहमान आए हैं तो बैठक अलग से होती थी, बैठक में वो लोग होते थे, हम अंदर घर में होते थे। अच्छा, गुरुजी के जैसे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमारे शहर में, वो तो ये भी कहते हैं कि भी हम तो गुरुजी के यहीं पे रहते थे, हाँ, पढ़े रहते थे। हाँ, तो वो एक पूरा सीन बताएंगे? बहुत सारे। और ये हमारी किस्मत है कि जैसे हम 2 बहनें हैं, तो कोई हमसे पूछता है भी भाई नहीं है, तो हम कहते हैं भी अगर होता तो 1 या 2 होते, अब हमारे 100 भाई हैं। तो हमें खुशी है, और वो लोग भी बहुत मान देते हैं जो स्टूडेंट्स रहे, वो बिल्कुल बहन की तरह ही इज़्ज़त देते हैं पूरी। वो क्या? हाँ, ऑर्डर ये थे कि पूरे 5 बजे मेरे पास चाय पहुंच जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था, बिना नहाए रसोई में नहीं एंटर हो सकते थे। तो नहा धो के हम 5 बजे जगा देना है कि पिताजी उठिए, चाय पी लीजिए। और वो तब से अपना काम करते थे पढ़ाई लिखाई का, और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम लोग सुबह फिर उसके बाद पढ़ते थे। याद करने का काम, फ्रेश माइंड होता था, अच्छी तरह याद हो जाता था, 1-1.5 घंटा टाइम मिल जाता था पढ़ने को। जब इतने सारे कामों में वो रहते थे, बच्चों को पढ़ाते भी, तो खुद कैसे पढ़ते थे? इतना समय कैसे मिलता था फिर? वो हम यही समझते हैं कि ये कोई चमत्कार होगा, भी हम तो नहीं कर सकते ऐसा। पर वो तो मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी, सभी तरह के काम, कहीं आना जाना है वो भी हो जाता था। और जो हमने खुद और थोड़ा बड़े होने पे एक्सपीरियंस लिया कि इवन अगर नाइट की ट्रैवल करनी है ट्रेन में और सीट नहीं भी मिली तो वो खड़े खड़े सो जाते थे, नींद पूरी कर लेते थे। तो फिर हमारी दादी कहती थी क्योंकि ये योगा करते हैं, योग करते हैं, इसलिए ऐसे सो जाते हैं। तो इतना ज्ञान हमें नहीं था, हम हैरान होते थे, आदमी खड़े होके कैसे सो सकता है। तो लेकिन वो सोते थे। तो सच में योग पुरुष, कुछ योगा का ऐसे प्रभाव रहा उनके ऊपर कि वो कैसे नींद पूरी कर लेते थे। गुरुजी के खान पान के बारे में बताएंगे, कैसा खाना खाते रहे गुरुजी? सिंपल, सरल। ये था कि बहुत बाद में जाके शाम को रोटी बननी शुरू हुई, नहीं पहले पक्का खाना ही बनता था शाम को, पूरी या पराठे बनेंगे। बिल्कुल स्ट्रिक्ट सनातनी जिसे बोलते हैं, विधि विधान और सब चीज़ें विधि विधान से परफॉर्म करनी है, पूरी करनी है सारी चीज़ें, ऐसा इनका रहा है। और कोई बहुत पसंदीदा खाना गुरुजी का जो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ खाते थे, सिर्फ बैंगन नहीं खाते। बैंगन बिल्कुल नहीं खाते और सब कुछ खा लेते हैं। पापड़ ज़रूर होता था खाने में, पापड़ ज़रूर रखा जाता था। हमने ये देखा बचपन से कि जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे, चाचा, बुआ या और उनसे छोटे हो गए, उन्होंने ना पिताजी की बात को कभी काटा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भाई साहब ने बोल दिया है तो ये होगा। तो वही एक आदत नेक्स्ट जनरेशन में आई कि अगर ताऊ जी ने बोल दिया, अगर मामा जी ऐसे कह रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट फिर बचपन से ही सभी के दिल में रही है। और पिताजी जो है पूरा ये काम करते हैं, हम यही सोचते हैं कि जैसे धागा हैं, वो दूर दूर बैठे हैं रिश्तेदार, लेकिन सबको जोड़ के रखना ये काम उनका है। हमें नहीं लगता कि ऐसा मौका आएगा, हमें याद करना पड़ेगा उन्हें, ऐसा हमें नहीं लगता। हम तो दुआ करते हैं वो शतक तो करेंगे ही पूरा, शतायु।
उनको बहुत सारे साधुओं ने, संतों ने आशीर्वाद दिया हुआ है शतायु का, जिसके हम विटनेस हैं। क्योंकि साधु संत भी बहुत आते थे और कहते थे वे सिन्हा जी देव पुरुष हैं, और हमें मतलब नहीं पता था। हम देव पुरुष का मतलब तो रामकृष्ण समझते थे। बाद में पता लगा, अभी धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, अभी देव पुरुष किसे कहते हैं। तो हम बचपन में ये सोचते थे क्या देव पुरुष हैं, ऐसे ही तो हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं, जैसे हमारे मामा जी हैं, वैसे ही हैं। ये झूठ बोलते हैं, देव पुरुष हैं। हमें वो अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन बाद में लगा कि मतलब डिफरेंट हैं वो सबसे। हाँ, उसमें ये है कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो पिताजी अंडरग्राउंड हो गए थे, और हमें भी नहीं मालूम था कि कहाँ रहते हैं, क्या हैं। फैमिली बिखर गई थी सारी। मुझे किसी के घर छोड़ा गया, छोटी बहन को किसी और के घर छोड़ा गया रिश्तेदारी में। तो उस टाइम पे ये था कि जब ख़त्म होने वाली थी इमरजेंसी, बाद में अनाउंस हुई थी, लेकिन इन लोगों को पता होगा कि अब क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पॉलिटिकली। तो उस टाइम पे अचानक से घर आए थे, तो सरदार बने हुए थे और हम पहचाने भी नहीं थे। और फिर बाद में बताया पिताजी ने कि मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ सरदार इंद्रजीत सिंह के नाम से। सरदार बन के रहे थे कि कोई आइडेंटिफाई ना कर ले मुझे, क्योंकि पुलिस बहुत पीछे पड़ी हुई थी आरएसएस वालों के। कई साथी अंदर थे उस टाइम पे पिताजी के, पर पिताजी किसी के हाथ नहीं आए थे। और उस टाइम पे भी क्योंकि मेरे 2 साल वेस्ट हो गए थे पढ़ाई के, और बाद में ये फ़ैसला लिया गया कि प्राइवेट ही कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आते थे जब भी, तो एक चैप्टर समझा के जाते थे। तो उस तरह से फिर ग्रेजुएशन तब 2 साल की होती थी। हाँ, बुआओं की शादी हुई तो हमने देखा पिताजी ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं, और बन्नी बन्ने गाना, इवन बच्चा होता था किसी के तो सोहर भी गा लेते थे। अभी भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और कहीं सुंदरकांड का पाठ होता है तो ढोलक भी बजाते हैं इस उम्र में भी। हम कहते हैं मत बजाया करो, पर वो बजाते हैं। उनके अंदर है शक्ति। इससे पता चलता हो कि गुरुजी अपनी जिद के पक्के हैं। ऐसा तो देखिए, कोई साथी जिसके आगे कोई प्रण किया हो वो बता सकता है। हम तो बच्चे थे हमारा तो ये था कि भी जो आदेश हुए वो पालन कर दिया। और तो ऐसे मैं तो नहीं बता पाऊँगी कुछ कि क्या सोचा। हाँ, आइडिया लगा सकती हूँ कि जब जॉब में थे CPWD के, उस टाइम पे जॉब करनी 9 to 5 ब्रिटिश पीरियड में, फिर इवनिंग क्लासेस भी अटेंड करनी दिल्ली में, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर बनना। तो शायद डिटरमिन्ड थे कि मैंने कुछ करना है, इसीलिए कर पाए होंगे। और अपने भाइयों को पढ़ाया। हाँ, भाइयों को पढ़ाया, बहनों की शादियाँ भी की। और उस टाइम पे मतलब जैसे फादर की डेथ के बाद एक जो था कि कुछ रिश्तेदार इस तरह से कर जाते हैं एक्टिविटीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके कारण जो कुछ उन्होंने झेला, एक तरह से मतलब जीरो गरीबी के हिसाब से लगा लें तो एक व्यक्ति जीरो से शुरू होके और कहाँ तक ऊपर उठा, वो डिटर्मिनेशन ही है। सबसे पहला ये है कि इतना ज्ञान है ना, मतलब हमें इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन देखते हैं सामने तो इतना ज्ञान होना ये वास्तव में क्वालिटी है। और इतना सिंपल रहना, कोई कैसा भी बिहेवियर कर दे सामने वाला, उसके साथ कभी उसको सेम कॉइन में आंसर नहीं देना, उसकी रिस्पेक्ट ही करनी है, उसको प्यार ही करना है। इतना कूल, मतलब शांत स्वभाव होना मुश्किल है, जो एक क्वालिटी है। पिताजी ने हमें ये भी सिखाया कि पेरेंटिंग कैसे होती है,
जब हमारे बेटा हुआ तो हमें पता नहीं था, हम ज़रा सा कुछ भी कंप्लेंट वे में कहते थे, ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, ये खाता नहीं है, तो वो हमें ना बताते थे भी कैसे डील करना है तुम्हें। और ये जो मेरी पीएचडी हुई फिर फ्रायड पे, कि इनिशियल स्टेज पे ही कैरेक्टर फॉर्मेशन होती है किसी पर्सन की, वो उसी पीरियड की देन है कि पिताजी हमें बताते थे बच्चे को डांटना क्यों नहीं है, या इसकी जो अंदर की इनर एबिलिटीज़ हैं उनको कैसे बाहर लाना है। तो वो सारा काम इन्होंने ही किया और हमें पता लगा कि पेरेंटिंग क्या होती है, और हमने अपने जूनियर्स को बताने लायक बने फिर भी कैसे किया करो। हमारे लिए आप कहना चाहेंगे गुरुजी के लेक्चर हो पाते हैं या बहुत सारे लोग सुन पाते हैं, उन सब के लिए कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात? यह मुझे तो जब पहली बार मैंने सुना था लेक्चर, देखा स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे मैंने देखा था, तो जब देखा पिताजी बैठे हुए हैं तो फिर वहाँ रुके, उसको चलाया हमने वीडियो को, तो बहुत हैरानी हुई और जानने की इच्छा हुई ये विकास शर्मा कौन है, कभी पिताजी से नाम तो सुना नहीं, तो ये कौन है और ये लेक्चर कब हुआ था। तो आपके लिए फिर मतलब जैसे होता है एक अनशोन सा थैंक्स, भाई ये जो भी व्यक्ति हैं देखो कितना अच्छा काम किया है इन्होंने,